हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉडल और सैम्पल पेपर पे है, जहां हम लोग फोर्थ सैम्पल पेपर पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहले 3 सैम्पल पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट आज का जो सैम्पल पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के मॉडल पेपर में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि एनटीए बेस्ड हैं। अब एनटीए बेस्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर बन रहे हैं ना, 2 पैटर्न पे क्वेश्चंस वो इंक्लूड करते हैं। एक जहां असर्शन एंड रीजन दिया रहता है, आपको बताना होता है कि उसमें से कौन सा ट्रू करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, और एक आता है मैच द फॉलोइंग। तो इस पैटर्न पे हमने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाती है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी पॉलिसीज़ पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस कवर कर चुका है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो प्राइवेट ओनरशिप में होता है। दैट इज उसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल है वो बेसिकली ओन्ड होता है प्राइवेटली। तो जब आपने अपना लैंड लगाया है, अपने लेबर्स रखे हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वही बना करके सेल करोगे जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? आपको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ गवर्नमेंट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट या कह लो 0% इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जगह सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट का ही रोल होता है। गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि लैंड भी उनका होता है, लेबर भी उनका होता है, कैपिटल भी उनका होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी उनकी होती है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सैक्रिफाइस और कॉस्ट। ये तो करेक्ट है, क्योंकि भाई हमने अपना पैसा लगाया है तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे। The country's major means of production are either owned by the government or their use is controlled by the government. No, ये characteristics capitalist economy की नहीं है, बल्कि socialist economy. Producers and consumers and employees compete among themselves as the resources and opportunities are limited. Price, the invisible hand, plays a predominant role in the flow of factors of production and consumption. तो बाकी सारे points तो correct है, incorrect कौन सा है? Second point. Next, which of the following is not the silent feature of the industrial policy development since 1991? The scope of the private sector has been enormously expanded. तो इसमें तो बेसिकली यही हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दी गई थी। Public sector has been withdrawing partially or fully from several of the enterprises by divestment. The Indian industry is increasingly exposed to foreign competition. मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। नो, बल्कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ किया गया था और ज़्यादा प्रिवेटाइजेशन पे फोकस था। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 4 कि ये साइलेंट फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013? memorandum of association में बेसिकली कंपनी का नाम होता है, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या ऑब्जेक्ट है, कितनी शेयर होल्डिंग है, ये चीज़ें उसमें मेंशन की रहती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, येस। द रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाई लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा रहता है कि किस तरह की कंपनी है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। बट अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो क्या ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेट होता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अब देखो इस पैटर्न पे आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स tends to be very high when there is a congestion of high rate of economic growth and sharp fall in the relative price of imports and vice versa. High rate of growth, ceteris paribus, is associated with rise in imports and increase in imports. Ceteris paribus is associated with a fall in the relative price or imports. अब देखो फर्स्ट असर्शन में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट है
वो बेसिकली हाई होगी। कब? जब हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एंड उसकी वजह से रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट में फॉल होगा। मतलब ग्रोथ और प्राइस में किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स। तो सही तो है भाई, अगर प्राइस कम होगी तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे। तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट है। और रीज़न में बता रहा है कि जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा, और क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा तो फॉल हो गई प्राइस में। ये भी करेक्ट है। ये रीज़न क्या असर्शन को सूट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, और रीज़न जो है राइट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म? ऑप्शन देखते हैं। कंज्यूमरिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट्स. The government does not have any role in consumer protection as it is a part of business organizations alone. क्या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है? रोल होता है. The consumer should accept consumerism as a means of asserting and enjoying their rights. Consumerism evolution is not a setback for marketing, but rather points to the next stage in the evaluation of enlightened marketing. अब देखो, सबसे पहले तो समझो कि कंज्यूमरिज्म होता क्या है. ये बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जहां ये बोला जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन मार्केट में इंक्रीज होगी, एंड ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है उनकी हैप्पीनेस, उनका वेल बीइंग सब इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह के गुड्स, किस तरह के मटेरियल ऑब्टेंड कर रहे हैं. क्लियर? तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है 2, कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग? देखो, जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग के पहले बेसिकली नीति आयोग तो 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ था. इसके पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था. क्लियर? और जो प्लानिंग कमीशन था ना, उसका बेसिकली जो मोटिव था, या कह सकते हैं कि वो मॉनिटर करता था 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच को. बट नीति आयोग की बात करें तो इनका मेन फोकस था 15 ईयर विजन पे, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रैटेजी. बेसिकली इनका इन तीनों चीज़ पे फोकस था. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच? कौन सा कवर्ड नहीं हो रहा? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच. क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन का पार्ट था, ना कि नीति आयोग का. नेक्स्ट, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या है? ड्रॉइंग्स का पार्ट है. According to the business entity concept, each business enterprise is considered as an accounting unit separate from owners. यही तो रीज़न है जिसकी वजह से हम उनका बिजनेस का जो एक्सपेंस है या ट्रांजैक्शन है वो अलग रिकॉर्ड करते हैं, और जो उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन हैं. तो नो डाउट दोनों ही करेक्ट है, एंड जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो करेक्ट आंसर होगा 1. नेक्स्ट, which one of the following is not an example of financing activities with a reference to cash flow statement? As per given option, बैंक लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, डिबेंचर डिविडेंड पेड ये भी होगा, कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट भी होगा, बट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. नेक्स्ट, which one of the following statement is true about estimated cost and standard cost? Standard cost are based on scientific analysis and engineering studies, while estimated cost are based on historical cost. Correct answer क्या होगा? 1. Next, which one of the following statement is not true? An expenditure intended to benefit current year is revenue expenditure. ये तो करेक्ट है, क्योंकि एक साल तक का जिसका बेनिफिट मिलता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी करेक्ट है. रेवेन्यू वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. नो, अगर न्यू मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए हमने वेजेस पे किया है तो हम उसको कहाँ डेबिट करते हैं? मशीन का पार्ट ही तो बनाते हैं. मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा 3rd. नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड forfeited 20 shares of 10 each, 8 rupees called up, on which John had paid application and allotment money of 5 rupees per share. Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for rupees 6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to the capital reserve account? अब देखो सिंपली क्या कह रहा है कि 20 शेयर्स था, 10 रुपये उस पर मिलने थे, मिले कितने? कॉल्ड अप कितना किया कंपनी ने? 8 रुपया. तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 160. जो मिला वो डाल देंगे शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला वो उनके नाम से डालेंगे. तो क्योंकि यहाँ पूरी एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ शेयर फॉरफीचर कंसिडर करना है, तो देखो 5 रुपया मिला है, तो सिंपली यहाँ कितना आ जाएगा? 100.
अब उसमें से 15 शेयर हमने किसको इशू कर दिया, पार्कर को, 6 पर शेयर पे। तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 15 शेयर्स था कितने का, 10 का था, उसमें से मिला कितना, 6 रुपीज़ आपको मिला है, मतलब 90 मिला है और 60 नहीं मिला है। ये जो 60 रुपीज़ नहीं मिला, ये कितने शेयर्स के लिए नहीं मिला, 15 शेयर्स के लिए। और ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट मिला है, ये किसके लिए मिला है, फॉर 20 शेयर्स। तो पहले हम इसको 15 में कन्वर्ट कर लें। ये जो हमें 100 रुपीज़ मिला है, ये कितने शेयर्स के लिए मिला है, 20 शेयर्स के लिए, और हमें कंपैरिजन किसके साथ करना है, 15 शेयर्स के साथ। मतलब यहाँ शेयर फॉरफीचर 75 है और इसका कंपैरिजन करेंगे 60 से, तो ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 15 का, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और बाकी शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बच गया, 25 रुपीज़ का बैलेंस बच गया। तो करेक्ट आंसर होगा 3 रुपीज़ 25। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। जेड एडमिट हुआ 3/7 शेयर के लिए इन द न्यू फर्म इन विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्स का पहले शेयर कितना था, 7/10, वाई का पहले शेयर कितना था, 3/10, और जेड के पास कितना है, 3/7। इसमें से उसने 2/7 लिया एक्स से एंड 1/7 लिया वाई से। तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 70, 11 डिवाइडेड बाय 70 एंड 30 डिवाइडेड बाय 70। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29:11:30। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अगेन असर्शन दिया है, हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। नो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट कम होगा। और जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा, मतलब ऐसे मान लो कि रेवेन्यू 100 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50 है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, 50। बट अगर रेवेन्यू 100 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70 है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। मतलब अगर हाई ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ये फेवरेबल पोजीशन नहीं बल्कि अनफेवरेबल पोजीशन है। अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जितना ज़्यादा होगा, इसका रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास कम पैसा होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। मतलब असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अगेन दो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, ये इसका रीजन नहीं है ना ये इसका असर्शन है, तो दोनों स्टेटमेंट पे अलग अलग आपका जजमेंट होगा। इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज अ रेसिडुअल लेफ्ट आफ्टर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट हैव बीन मेट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेबल रिस्क, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू शेयर होल्डर, सफिशिएंट टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट एट इट्स करंट लेवल। करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनकरेक्ट टू शो द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग प्राइस, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अब अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपने देखा होगा कि हमने टोटल रेवेन्यू को डिस्कस किया था विथ प्राइस, जब हमने बताया था टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस का रिलेशन। हमने वहाँ पे ये बताया था कि जो रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर का होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही टोटल रेवेन्यू का रिलेशन होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिंपली यहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर ईडी इज़ लेस देन 1 है तो उस केस में प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में चलेंगे, दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे। एंड अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। क्लियर? एंड एज पर गिवन ऑप्शन लेस देन 1 में देखो इनवर्स रिलेशन दिया है जो कि रॉन्ग है। 0 में तो करेक्ट दिया है, दोनों इंक्रीज होंगे दोनों डिक्रीज होंगे। इक्वल टू 1 में भी सही दिया है कि चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, हमने बताया भी था कि टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड मोर देन 1 में देखो इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये तो करेक्ट है। बट लेस देन 1 में कैसा रिलेशन होना चाहिए था? डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड रिलेशन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, which one of the following is not the basic property of indifference curves? As per given option, correct answer होगा 2। लिखा है indifference curves of imperfect substitutes are concave to the origin, जबकि ये कैसा होता है? convex। बाकी फर्स्ट में बोला है नेगेटिवली स्लोप होगा, सेकंड में बोला है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी भी, और थर्ड लास्ट में बोला है कि जो जितना ज़्यादा हायर लेवल पे इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट 2।
Next, when labor is plotted on x-axis and capital is plotted on y-axis and isoquant is prepared, then which of the following statement is are false? अब यहाँ देखो बेसिकली हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, MRTS दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, एक लेबर की और कैपिटल की, लेबर को L से डिनोट करते हैं, कैपिटल को K से डिनोट करते हैं, कि अगर इन दोनों के रेशियो में हम चेंज कर रहे हो तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल में कोई चेंज ना हो, इसको हम कहते हैं MRTS। क्लियर? जैसे अगर मान लो लेबर की यूनिट डिक्रीज की बट साथ ही साथ कैपिटल की यूनिट इंक्रीज कर दी तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो, या वाइस वर्सा। तो इसमें दो तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर MRTS की बात करें तो ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट के इक्वल होता है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है कि अगर हम MRTS की बात करें ऑफ लेबर फॉर कैपिटल तो ये किसके बराबर होता है, चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। बट अगर हम बात करें हाँ MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल तो इसका एक और फॉर्मूला है जहां हम लोग लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो दोनों में हमने डिफरेंस दिखाया है सिंपली कि अगर हम लोग यूनिट्स में चेंज देखें तो हम लोग देखते हैं चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, बट अगर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेवल देखते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर का ऊपर होगा और कैपिटल का नीचे। क्लियर? और अगर ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, ये तो करेक्ट है। MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर, ये भी करेक्ट है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज अ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नो, ये होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मतलब जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। Match the items of list 2 with the items of list 1 and indicate the code of correct matching। सबसे पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं, कैसे, ज़्यादा प्रोड्यूस करके, मतलब अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करो तो नो डाउट आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। रीज़न बीइंग जब आप रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करोगे, वो भी बल्क में परचेज करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसी तरीके से बाकी भी जो एक्सपेंसेस होते हैं ना बल्क में, उनका थोड़ा जो कॉस्ट है वो कम कैलकुलेट होता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब सिंपली क्या हो गया, मीन्स लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब जो भी होता है विद इन फर्म होता है, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब विद इन इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो एक इंडस्ट्री में कई सारी फर्म्स होती हैं। क्लियर? तो अगर इंटरनल इकोनॉमीज की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है, कि इंडिविजुअल फर्म से, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज किससे रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री से। तो इंटरनल इकोनॉमीज के लिए थर्ड पॉइंट करेक्ट है, राइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फर्म, एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज के लिए फोर्थ पॉइंट करेक्ट है, अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री नॉट द फर्म। अब बचा क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म। इस तरीके से जब लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैचिंग दी हो ना, तो आपको जो जो ऑप्शन आता हो पहले वो टिक कर लेना, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको मैच कर लेना। तो जो कोड दिया हुआ है उसमें थर्ड कोड करेक्ट है कि फर्स्ट का सेकेंड होगा, बी का क्या था थर्ड, सी का क्या था फोर्थ, और डी का क्या था फर्स्ट। Next, in a perfectly competitive market, a firm in the long run operates at the level of output. A firm that produces highly substitute goods can adopt which one of the following pricing strategies? Transfer pricing, going rate pricing, product bundling, full cost pricing. इसका करेक्ट आंसर होगा going rate pricing. Basically, फर्म जो हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करती है उनको पता होता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी लोअर रखें कंपैरेटिवली उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स से, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़रूर कंज्यूम करेंगे। क्लियर? तो जो भी हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करता है वो गोइंग रेट प्राइसिंग मॉडल ही अपनाता है। और इस तरह की प्राइसिंग ना बेसिकली किस तरह के गुड्स के लिए सूटेबल होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, यहाँ देखो प्रोडक्ट बंडलिंग है, तो प्रोडक्ट बंडलिंग मतलब कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंडल में बनाती हैं और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो भी बंडल में ही ऑफर करती है, तो ये होगा प्रोडक्ट बंडलिंग। और बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग एंड फुल कॉस्ट प्राइसिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट,
इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा. नो डाउट नॉमिनल डेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं. अ ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड. देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो CF होता है उसकी बात हो रही है. और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में दो चीज़ें होती है, एक मोर देन होता है और एक लेस देन. ये हम लोग ग्राफ पे जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओगिव. In the case of classification of data, the class having its upper limit is treated as a lower limit of its next class is called. No doubt जैसे अगर मान लो 0 to 10, 10 to 20, तो यहाँ जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास के लिए लोअर लिमिट है. और ये कहाँ होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में और एक्सक्लूसिव क्लास में. ये सारे टॉपिक्स जो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स हैं हमने CA काजल डिरोलिया जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर सब कुछ अपलोड किया हुआ है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी. वहाँ से स्टैटिस्टिक्स से सारी क्लासेस आप कवर कर लेना. क्वेश्चन नंबर 25, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर. किसकी बात कर रहा है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की 1 होती है, जो कि ऑप्शन में दिया है 1. नेक्स्ट, अगेन मैच करना है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. अब स्टैंडर्ड एरर हमने कहाँ पढ़ा है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में. क्योंकि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन. मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का ये फॉर्मूला है कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 एंड पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पॉपुलेशन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को हमने 4 से मिलाया. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन के लिए करेक्ट आंसर होगा मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन. नॉन स्पेसिफिक के लिए फर्स्ट एंड पैरामीटर वैल्यू के लिए सेकेंड. दैट इज जो कोड दिया उस पर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है. Next, there is a very high inverse relationship between measures of overweight and life expectancy. Which one of the following value of the correlation coefficient is consistent with the statement? अब देखो हमने बताया भी है कि correlation coefficient that is R की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है. ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती. तो नो डाउट क्वेश्चन में बोला हाई इन्वर्स रिलेशनशिप, तो आंसर चाहे तो -0.20 होगा चाहे तो -0.80 होगा. रीजन बीइंग माइनस साइन किसको शो करा? इन्वर्स रिलेशन को. बट अभी इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसी को हम कंसिडर करेंगे. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है और आपको मैच करना. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखा करो अलग अलग डेफिनेशन इन चारों की ही पूछ चुका है किसी ना किसी पास्ट ईयर एग्जाम पेपर में. ची स्क्वायर टेस्ट. ची स्क्वायर टेस्ट इसका मतलब होता है टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. अनोवा दैट इज एफ टेस्ट की डेफिनेशन है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द मीन वैल्यूज अमंग मोर देन 2 सैम्पल ग्रुप्स. जेड टेस्ट इसका आंसर सामने ही दिया है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज बिटवीन 2 लार्ज साइज्ड सैम्पल्स. और टी टेस्ट का उसके सामने दिया आंसर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज बिटवीन 2 स्मॉल साइज सैम्पल्स व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड साइज इज नॉट अवेलेबल. तो करेक्ट आंसर होगा 4. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ची स्क्वायर टेस्ट ये बेसिकली किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल जाता है. बट अनोवा किस तरह के सीरीज के लिए चलेगा? जहाँ मीन वैल्यूज का डिफरेंस लिया गया हो अमंग मोर देन 2 सैम्पल ग्रुप्स, मतलब 2 सैम्पल ग्रुप्स हैं और उनमें हमने मीन वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया हो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अनोवा. अगर हमने मीन वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया है बट किन सैंपल से लिया है? 2 लार्ज साइज सैंपल, तब हम जेड टेस्ट की बात कर रहे हैं. और 2 स्मॉल साइज से अगर लेते तो टी टेस्ट की बात करते. क्लियर? करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है और आपको मैच करना है. सेल्स एग्जीक्यूटिव ये बेसिकली ऑपरेटिंग फोर्स है. ब्रांच मैनेजर ये मिडिल मैनेजमेंट से रिलेटेड है. फोरमैन ये लोअर मैनेजमेंट से रिलेटेड है. एंड प्रोडक्शन मैनेजर ये टॉप लेवल या कह सकते हैं टॉप मिडिल मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट. नेक्स्ट,
सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन नहीं दिया, दो स्टेटमेंट दिया आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स, ये तो सही है। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये भी करेक्ट है। भाई जो हम प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, अपने प्रेजेंट के लिए या अपने पास्ट के लिए नहीं करते। जो भी प्लानिंग होती है वो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन है कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस, एंड रीजन क्या है कि मैनेजमेंट इज असेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रिंसिपल तो है जो कि फंक्शन से रिलेटेड है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, किस तरीके से ह्यूमन से वर्क कराना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स परचेज करने हैं, क्या गोल सेट होगा, गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये सब तो नो डाउट मैनेजमेंट का काम है। बट मैनेजमेंट ज़रूरी है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट क्या ये रीज़न असर्शन के अकॉर्डिंग है, नहीं, ये रीज़न जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को। तो करेक्ट आंसर होगा 2, जहाँ कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट रीज़न इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट हमारे पास अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में बोला है क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड लिस्ट 2 में क्रिटिकल पॉइंट्स दिया है, दोनों को मैच करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्यों, क्योंकि फिजिकल मतलब वर्क की बात कर रहे हैं। कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, तो कॉस्ट इनमें से देखो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के लिए आ जाएगा। रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू मतलब एवरेज सेल्स पर कस्टमर, रेवेन्यू मतलब किसको डिनोट करता है, सेल्स को। एंड लास्ट बचा प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए हो जाएगा टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। अब देखो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर, ये तो करेक्ट है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट अटेंड एटलीस्ट 3 मीटिंग्स अ ईयर, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है। 1 or more women directors are recommended, yes. The maximum number of permissible directors cannot exceed 15 in a public limited company. तो बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट 2। द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ यू ऑल हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, एच मैस्लो ने, दैट इज हायरार्की ऑफ नीड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी, ये किससे एसोसिएटेड है, हैकमैन एंड वॉल्टन एंड मैकग्रेथ। करेक्ट आंसर होगा 1। When 2 separate companies or 2 divisions within the same company agree to place both of their respective brands on a particular product or enterprise, their arrangement is termed as differential branding, no, co-branding, yes, dual branding, yes. Correct answer होगा both co-branding and dual branding. The tangible goods for which a consumer wants to compare quality, price and perhaps style in several stores before making a purchase, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। देखो शॉपिंग गुड्स की बात करें तो इसके लिए हम कई सारे स्टोर जा करके उनकी क्वालिटी, प्राइस सब कुछ कंपेयर करते हैं और उसके बाद ही वो गुड्स खरीदते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 2 शॉपिंग गुड्स। अब देखो शॉपिंग गुड्स की बात करें तो शॉपिंग गुड्स मतलब बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स की। नेक्स्ट व्हेन अ कंपनी ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। देखो नीश मार्केटिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ मार्केट से रिलेटेड होता है। मतलब जब भी यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो यूनिक टारगेट मार्केट हम लोग फॉलो करते हैं। नैनो मार्केटिंग की बात करें तो ये स्मॉल मार्केट्स की बात कर रहा है। सिंगल मार्केटिंग मतलब सिर्फ एक सेगमेंट की बात हुई। और माइक्रो मार्केटिंग मतलब जहाँ हम स्पेसिफिक कस्टमर की बात कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक कस्टमर कमिटेड होंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और क्लास के लिए, तो उनके लिए हम मार्केटिंग यूज़ करते हैं माइक्रो मार्केटिंग। और क्वेश्चन में यही बोला था कि जब सिंगल कस्टमर एक सेपरेट सेगमेंट से रिलेटेड हो तो उनके लिए कैसी मार्केटिंग होती है, माइक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई, द कंज्यूमर कंसिडर्स द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व टू बी लार्ज, द प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट benefits, the consumer lacks information about alternatives for satisfying the needs, the product has considerable social importance। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, the level of consumers involvement will not be high, कहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगी, the product is seen as having low potential for providing significant benefits, जब उसकी पोटेंशियल ही कम है, उस प्रोडक्ट से पोटेंशियल
उस प्रोडक्ट की पोटेंशियल ही कम है सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। लिखा द माइंडसेट विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग अगो एरा when the demand for goods generally exceed the supply and primary focus in business was to effectively produce medium quantities of products. Finding the customers was viewed as a relatively major function. और दूसरा कह रहा है द फर्म्स विद प्रोडक्ट ओरिएंटेशन टिपिकली फोकस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग्स while assuming the customers will seek out and buy reasonably priced well made products. सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि आप जब भी सप्लाई करते हो किसी भी प्रोडक्ट का तो आपका मोटिव क्या होता है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करें। हम ये मान के चलते हैं कि डिमांड तो खुद ब खुद अराइज हो जाएगी, पर स्टेटमेंट 1 गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आते हैं। टैरिफ की मीनिंग क्या है? टैक्स imposed on product entering a country and used to protect domestic producers and or raise revenue. Import quota, limiting amount of a particular product that can be brought into a country to protect domestic industry or broadening access to its markets. सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद दी है, लोकल कंटेंट लॉ। इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा अ रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द प्रपोर्शन ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स components and labor that must be provided by importing country. Local operating law, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है अ कंस्ट्रेंट ऑन हाउ, व्हेन और वेयर रिटेलिंग कैन बी कंडक्टेड. स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, इसके लिए स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है जहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट दैट अ प्रोडक्ट कंटेन और एक्सक्लूड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स और दैट इट बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड एज मीटिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव स्टैंडर्ड्स. एंड लास्ट है बॉयकॉट, मतलब अ रिफ्यूज़ल टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी और अ कंट्री. देखो सिंपली इसमें बॉयकॉट तो सिंपल था कि जहां हम प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मना करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं. सर्टिफिकेशन वाला भी इजी था क्योंकि इसमें बोला है टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, तो ये ई और एफ काट दो, ये तो सिंपल था. अब टैरिफ एंड इम्पोर्ट कोटा, होपफुली ये सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि टैरिफ और इम्पोर्ट कोटा क्या होता है. बाकी लोकल कंटेंट लॉ एंड लोकल ऑपरेटिंग लॉ ये अच्छे से यहाँ से लर्न कर लेना. तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है और इसको मैच करना है. प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द प्रोफाइल्स, लीड्स, रिकॉर्ड्स एंड क्वालिफाइंग कैपेबिलिटीज एंड विलिंगनेस. प्री अप्रोच मतलब इंफॉर्मेशन, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस. प्रेजेंटेशन मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. एंड पोस्ट सेल सर्विस मतलब रिड्यूस डिसोनेंस और बिल्ड गुडविल. इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर? ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, एमएम अप्रोच है, बट क्या ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच हमने कहीं पढ़ा है? नहीं. करेक्ट आंसर होगा 1. Which one of the following methods of capital budgeting assumes that cash inflows are reinvested at the project's rate of return? ऐसा कहाँ होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में. और अभी जितने भी अप्रोचेज है ना उसमें बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने अपलोड नहीं किया था, यही टॉपिक मेरा रह गया था. और इस टॉपिक से देखो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज कह रहा है कि के ई ज़्यादा होगा किससे? के डी से. ऐसा कब होता है? इक्विटी शेयर्स आर नॉट ईजिली सेलेबल. Equity shares do not provide the fixed dividend rate. Generally, the face value of equity shares is less than the face value of debentures. Equity shares have higher risk than debts. करेक्ट आंसर होगा 4. अगर के डी से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिस्क है वो ज़्यादा है. रीजन बिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपैरेटिवली डेट से. नेक्स्ट, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट. अब देखो नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो जनरली क्या होता है? करंट एसेट ज़्यादा होता है करंट लायबिलिटी से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट अगर करंट लायबिलिटी, क्योंकि नेगेटिव लिखा है ना, तो करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगा किससे? करंट एसेट से. तो ये सिचुएशन तब अराइज होती है ना जब आपने फिक्स्ड एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स यूज़ कर लियो. जैसे मान लो आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया, या बैड डेट हो गया, या आप नॉर्मल लॉस हो गया इन्वेंट्री में. तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किए. तो करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अ डेट ऑफ अ कंपनी? PE ratio of the company would increase, rate of return of the company would decrease, tax shield would not be available on new debts, equity shareholders would demand higher return. ये क्या है? implicit cost है, क्योंकि हमने बताया कि implicit cost basically मतलब किससे related होता है? ओनर से. Profitability index, that is PI of a project, is a ratio of the present value of cash inflows to formula पूछा है present value of cash outflows. Next, which one of the following statement is false? Effective dividend policy is an important tool to achieve the goal of wealth maximization. According to Walter, the optimal payout ratio for a growth firm is 100%. ये कभी भी possible नहीं है. और ये जैसे ही हम आपको सारी थ्योरीज या अप्रोचेस डिस्कस कर लेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, which one of the following statements defines the correct meaning of the term boundary spanning? It refers to an obligation of an individual, firm, or institution to account for its activities. No. It refers to the process that helps the organization and its employees to link with their external environment through specific activities and functions. Boundary spanning का मतलब यही होता है जहाँ organization and employees को help किया जाता है कि वो अपने external environment के साथ जेलअप कर सके, मिक्सअप कर सके. तो करेक्ट आंसर होगा 2. अब देखो, ये ओवरऑल 50 MCQs थे रिलेटेड टू मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 एंड बाकी 50 MCQs हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे. ये पूरे 100 MCQs आपके लिए बहुत रेलेवेंट है और आगे भी अब हम जो मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो NTA बेस्ड होंगे. अब NTA बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है, भले ही आपका पेपर NTA सेट करे या ना करे, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है NTA के वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं. और अभी जो जामिया मिलिया इस्लामिया का भी पेपर बना है, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आया था. तो ज़्यादा फोकस क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे करना है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन NTA प्रोवाइड करती है, तो ये सारी प्रैक्टिस सेट्स या आप कह सकते हो सारे मॉडल पेपर सारी यूनिवर्सिटी के लिए रेलिवेंट है, फिर आपका पेपर कोई भी सेट कर रहा हो. अब आज के मॉडल पेपर में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग और 50 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मॉडल टेस्ट पेपर 4. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.